सकते हो। ये फेमस था कि बहुत रिच है बंगाल। अब बंगाल नज़र में आ गया BEIC के, तो इन्होंने बंगाल के नवाब, जिसका नाम हुआ करता था सिराजुद्दौला, इसके खिलाफ एक संघर्ष छेड़ दिया और इसके सबसे खास आदमी को खरीद लिया, जिसका नाम था मीर जाफर। ये इंडिया में सबसे पहला गद्दार था जिसने इंडिया के साथ गद्दारी की और अंग्रेजों का साथ दिया। इसका भुगतान हम लास्ट तक भुगते। हम 200 साल हमने जो किया ना, उसमें सबसे पहला जो था जड़ काटने का काम, वो इसने किया। मीर जाफर ने गद्दारी करनी मंजूर कर ली सिराजुद्दौला के साथ, और किसके साथ अपनी वफादारी दिखा रहा है? BEIC को इससे कोई लगाव नहीं था। उसने इसको मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और एक युद्ध की बातचीत शुरू हो गई, जिसमें एक तरफ बहुत ताकतवर बड़ा नवाब की सेना और एक तरफ बिल्कुल छुटकू सी सेना BEIC की। नवाब की सेना में बहुत ज़्यादा आदमी थे, बहुत ज़्यादा हाथी और सब कुछ। हम तो जैसे हम इंडिया में देखें तो हम बहुत समृद्ध और अमीर टाइप के राजा थे हमारे। BEIC का मजाक टाइप की सेना थी। कोई तो कहता है कि 3000 थे, कोई कहता है 300 ही थे बस, उसके 50,000। 300 आदमी किसी भी तरह से, या 3000 भी आदमी 50,000 के सामने कैसे टिकेंगे? इम्पॉसिबल है ना। अगर थप्पड़ 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 भी मारे तब भी नंबर नहीं आएगा, सबका सबका नंबर नहीं आएगा। तो 300 आदमी कैसे लड़ सकते हैं? तो इसीलिए ये दिखता था कि ये तो हारेगा। नवाब पूरा कॉन्फिडेंट था कि ये मच्छर टाइप के लोग आ गए हैं और हम तो वैसे ही इतने बड़े नवाब हैं। लेकिन बेटा, जब इसने नवाब ने अपनी फौज को आदेश दिया ना कि आक्रमण, तो कोई भी नहीं हिला। वो 50,000 में से एक सिंगल आदमी नहीं हिला। इसको लगा इनको शायद सुना ही नहीं आया। इसने पीछे मुंह करके फिर कहा आक्रमण, कोई भी नहीं हिला। फिर इसकी समझ में आ गया कि मेरी सेना बिक गई। एक्चुअल में इस सेना को, क्योंकि लीड जो कर रहा था वो कौन था? मीर जाफर। और उसने पहले ही कहा था जब तक मैं ऑर्डर नहीं दूंगा, राजा कुछ भी कहता रहे, तुम्हें नहीं काम करना। सारी सेना सेनापति के अंडर ही तो काम करती है ना। तो मीर जाफर के बिना इशारे के कोई हिला ही नहीं। इस बात को नवाब ने फील कर लिया कि गद्दारी कर गया मीर जाफर। खैर, क्या बिगड़ना है, 300 आदमी क्या बिगाड़ेंगे। और ऐसे कुछ खास आदमी बेटा हर राजा रखता था, बहुत क्लोज वाले। तो राजा की ये हरकत देख के पीछे की, जो इसके बहुत खास से आदमी थे, उन्होंने इसको घेर लिया और कहा तुरंत निकलते हैं सर यहाँ से। इसको लेके वहां पहुंचे। इसको ये बात विश्वास नहीं हुआ कि मतलब इस तरह से कोई गद्दारी कर सकता है। विदेशियों के साथ जाके मिल गया। कोई पड़ोसी राजा के साथ मिले समझ में आता है, विदेशियों के साथ जब ये घर गया ना, तो मीर जाफर पहले से इस चीज़ के लिए तैयार था कि शायद राजा भागेगा। हर आदमी अपनी जान बचाता है। तो उसने अपने बेटे को पहले से कह रखा था कि जब ये आएगा तो ये ऑब्वियस सी बात है कि भैया घर ही जाएगा महल में। यहाँ का जहाँ दरवाज़ा खुलता है, दरवाजे के पीछे से इसका बेटा पहले से तैनात था तलवार लेके, क्योंकि या तो वहां मारा जाएगा, नहीं तो घर आएगा, घर तू मार देना। अब जब उसने एंट्री की, उसको आइडिया भी नहीं था कि भाई मतलब घर में भी कोई इस तरह का चोर बैठा होगा। वो जैसे ही दरवाजे से आगे गया, मीर जाफर के बेटे ने एकदम से उसका सर कलम कर दिया। सिराजुद्दौला, बस कहते हैं प्लासी की लड़ाई, एक्चुअल में कोई लड़ाई हुई नहीं थी। इस तरह से आपके देश का पहला गद्दार आदमी अपनी गद्दारी के चलते इंडिया का सबसे बड़ा नुकसान करवा देगा। मीर जाफर का सपना क्या था कि नवाब मर जाए, ये BEIC जीत जाए, तो BEIC मुझे क्या बना देगी? नवाब। लेकिन ये भूल गया कि BEIC को नवाब से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको पैसे से मतलब है। BEIC ने इसको बना दिया नवाब, और फिर कहा कठपुतली की तरह काम करना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वो देना पड़ेगा। रोज इसके पास जाके बड़ा अफसर बैठता इसकी राजधानी में, इसके राजभवन में, और कहता भाई जा 10 लाख ले आ गया। तो इसने लाखों करोड़ों रुपए उस जमाने में ऐसे ही गवा दिए। फिर जब इसने मना करना शुरू किया कि नहीं मैं कब तक दूंगा यार, तुम ऐसे रोज आ जाते हो, तो फिर उन्होंने कहा कि तू है थोड़ी ना नवाब बनने लायक, तू तो कठपुतली है, हट जा यहाँ से। और दूसरा आदमी मीर कासिम मीर कासिम थोड़ा सा समझदार था। जैसे मीर जाफर बेवकूफ़ था, गद्दारी कर गया अपने लोगों से, मीर कासिम को लगा कि इनसे सीधे तो पंगे मोल लेना बेवकूफ़ी है। मैं कहूँगा नहीं देता मैं, अगर कि भैया तुम्हें ये पैसा, तो मार देंगे या हटा देंगे। मीर कासिम ने सोचा ये रोज़ मेरी राजधानी में आते हैं, क्यों ना मैं राजधानी उठा के इतनी दूर ले जाऊं कि इनको रोज़ आने में अपने आप ही आलस आए। कहते हैं 100 किलोमीटर दूर उठा के वो अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली। किस आदमी ने? अब 100 किलोमीटर रोज कौन कैसे जाए? आज तो चलो गाड़ियां हैं, तब गाड़ियां थोड़ी ना थी, तो घोड़े पे बैठ के जाना, हाथी पे इतना आसान नहीं था। एक तरीके से मीर कासिम बच गया, लेकिन फिर भी 100 किलोमीटर महीने में 1-2 चक्कर तो कोई मार ही देगा। तो मीर कासिम को था कि भाई इस तरह से ये तो भागने से काम नहीं चलेगा, लड़ना तो पड़ेगा। इसने थोड़ा दिमाग दौड़ाया और मीर कासिम ने, मैंने कल भी आपको बताया था, 3 लोग इकट्ठे कर लिए। एक तो दिल्ली का नवाब, और एक अवध का, और एक इसका खुद का।
मीर कासिम, फिर आगे जाके ना इसमें कई सारे और भी लोग जुड़ गए। तो इन तीनों की सेना इकट्ठी हो गई और तब तक BEIC ने भी अपनी सेना थोड़ी बड़ी कर ली, क्योंकि उसको पता था अब आगे जाके मुझे लड़ना पड़ेगा। फिर BEIC ने, जैसे इनका एक चैलेंज हुआ, सच बात है कि लड़ाई हुई थी यहाँ, बक्सर का युद्ध 1764 में। अब सोचो 57 से 64 मतलब कितने साल बीते? 7 साल। 7 साल में BEIC भी बहुत चीजें सीख गया कि कैसे लड़ना पड़ेगा, कैसे क्या करना पड़ेगा। इस लड़ाई में ये एक फैक्ट है, इन तीनों की सेना को बक्सर के युद्ध में BEIC की छोटी सी सेना ने हरा दिया और इस हार का अंजाम हमने बहुत लंबा चौड़ा भुगता। जो बंगाल का नवाब था, इसका तो मर्डर कर दिया गया। जो अवध का नवाब था, मैंने कल बताया था 50 लाख रुपए उस टाइम पर, और चुनार का अभेद किला। अब सोचो इनको किला मिल गया, उस किले में ये आराम से अपने सेना रखेंगे, अपने हथियार रखेंगे। किला बनाने में तो बहुत साल लगते हैं ना, टैक्स का पैसा चाहिए होता था। अब इनको बना बनाया किला मिल गया। और इन्होंने जो शाही था ना, औरंगजेब का वंशज, जो कहाँ बैठता था? दिल्ली। इसको कहा आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, आप दिल्ली में रहिए, लेकिन बंगाल, बिहार, उड़ीसा का सारा टैक्स अब के बाद हमारे हाथ में आएगा। सबसे ज्यादा टैक्स आता ही कहाँ से था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी मिल गई इनको। दीवानी का मतलब टैक्स कलेक्शन का अधिकार। और इस तरीके से BEIC ने अपने पैसे परमानेंट आने का जुगाड़ कर लिया कि मेरा परमानेंट पैसा आता रहेगा। किस बेल्ट से? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। सोचो हर 5वें 6ठे महीने में फसल तैयार हो जाती है। अब दिसंबर में जो फसल लगी है गेहूं, अब वो मार्च अप्रैल में कटेगी, टैक्स आ गया। फिर जो भी फसल 2-3 महीने की, उसका टैक्स आ गया।